हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 3 सितंबर के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी अपडेट्स आते हैं सबके सब वहीं आते हैं, उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आर एडवोकेट जनरल मेंस का तो एग्जाम आने वाला है, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। बाकी जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आर सचिवालय के पूरे जीएस के सिलेबस की तैयारी करने के लिए भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 सितंबर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो GS2 से न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से, वो आ रही है तालिबान के ऊपर। तो इसके थ्रू तालिबान को अभी 1 साल हो गया है। पिछले साल 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे टेक ओवर किया था और वहाँ पे जो मौजूदा यूएस की सरकार थी या यूएस की फोर्सेस थी उनको हटा दिया था। और जो उस टाइम के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के, वो भी वहाँ से भाग खड़े हुए थे। तो अब तालिबान को वहाँ पे 1 साल हो गया है, तो ये देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की क्या स्थिति है इस टाइम पे। इस 1 साल में अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है, भारत के और अफ़गानिस्तान के क्या संबंध हैं और भारत ने अब क्या करा है, तो उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इट हैज़ बीन अ ईयर सिंस अमेरिकन ट्रूप्स विड्रू एंड तालिबान टुक ओवर द रिजीम इन अफ़गानिस्तान इन अगस्त 2021। तो अगस्त 2021 में जो मैंने आपको बताया वही कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया था और जो वहाँ पे अमेरिका के सैनिक थे वो वहाँ से चले गए थे। ओवर द लास्ट 2 decades फॉरेन पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया हेल्प्ड अफगानिस्तान टू रीबिल्ड रोड्स। अब देखिए 1995-96 से 2000 या 2001 तक, पिछले 5 सालों में 1995 से 2001 तक 5 या 6 सालों में तालिबान का रूल रहा। लेकिन उसके बाद जब 9/11 का अटैक हुआ यूएसए पे, तो उसके बाद यूएसए ने फिर इराक में हमला किए और बाद में अफ़गानिस्तान में भी जो तालिबान था उसको ख़त्म करने की कोशिश की और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित करने की कोशिश की। तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार करीब करीब 20 सालों तक चली भी है। लेकिन उन 20 सालों के बाद वापस से जब अमेरिका ने ये देखा कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है तालिबान के ख़िलाफ़, ये कभी ख़त्म होने में आ ही नहीं रही है, तो क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हो रहा था, तो अमेरिका ने यहाँ से बैकआउट कर लिया और अमेरिका ने अपने सैनिक वापस ले लिए। तो जैसे ही अमेरिका ने अपने अपने सैनिक वापस लिए, वैसे ही तालिबान ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। तो लेकिन इन 2 दशकों में अगर हम देखें 2001-2002 से लेकर 2020-2021 तक, जब तक तालिबान नहीं आया था, इन 2 दशकों में, इन 20 सालों में कई सारे देशों ने हेल्प की अफ़गानिस्तान की कि वहाँ पे सड़कें बनाई जा सकें, डैम्स बनाई जा सकें, सरकारी ऑफिस बनाए जा सकें, हॉस्पिटल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वहाँ की जो इकनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको रिवाइव किया जा सके। और वहाँ पे जो पढ़ाई है, पुरुषों को यानी कि जो मेल्स को और फीमेल्स को, दोनों तरह के तबकों को वहाँ पे पढ़ाई मुहैया कराई जा सके। तो तालिबान ने किस तरह से टेक ओवर किया है रिजीम को अगर हम देखें अफ़गानिस्तान में, तो ये अफ़गानिस्तान है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है ज़मीन से, यानी कि अफ़गानिस्तान से समुद्र नहीं रखता है। तो अफ़गानिस्तान जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो तुर्कमेनिस्तान चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ जो देश हैं वो हैं तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान और इधर ईरान है। और यहाँ से ये चाइना से भी टच करता है और ये भारत से भी टच करता है, अगर हम ये मानते हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है अभी हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन भारत ने नए मैप में इसको लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर इस क्षेत्र को दिया है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन को, और ये इस टाइम पे पाकिस्तान के पास है। तो तालिबान के बारे में अगर हम जाने की पहली बात, तो तालिबान क्या है, तो तालिबान का जो मतलब है वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं इन द पश्तो लैंग्वेज। तो पश्तो लैंग्वेज जो है अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स इमर्ज्ड इन द अर्ली 1990s इन नॉर्दर्न पाकिस्तान फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो पहले जो सोवियत ट्रूप्स थी, यानी कि 1990s में जब सोवियत यूनियन टूट कर रशिया बना, तो उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन की जो वहाँ पे सैनिक थे, जब वो वहाँ से गए, तो उस टाइम पे ये जो फोर्स थी स्टूडेंट्स की, ये निकल के आई। ये अपने आप में एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे। दे हैव डोमिनेटेड अफगान पॉलिटी फॉर क्वाइट सम टाइम एंड फीचर रेगुलरली इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो अफ़गान की जो राजनीति थी उसके टाइम उस चीज़ पे ये हावी रहे थे और कई समय तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी काम करते थे और न्यूज़ में सुर्खियों में बने रहते थे। द तालिबान हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द यूएस बैक्ड गवर्नमेंट इन काबुल फॉर अराउंड 20 ईयर्स। तो तालिबान जो है वो यूएस ने जो बैकिंग दे रखी थी सरकार को, अफ़गानिस्तान में जो अलग अलग राष्ट्रपति बने, अलग अलग वहाँ पे सरकारें बनी हैं,
तो उनका सपोर्ट उन सब सरकारों को सपोर्ट किसका था? उन सब सरकारों को सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। तो तालिबान ने इन 20 सालों में खूब उनसे लड़ाइयाँ लड़ी और ये लगातार लड़ाई चलती रही और वो कभी ख़त्म नहीं होने जा रही थी। तो यह देख के ही यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने उनको अपनी ट्रूप्स को वापस बुलाने के लिए कह दिया था और फाइनली ये काम जो बाइडेन ने किया। दे सीक टू री इम्पोज देयर स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ इस्लाम इन अफगानिस्तान। तो जो तालिबान थे वो चाहते थे कि वो उनका खुद का जो वर्जन है इस्लाम का, उसको वो वहाँ पे थोपेंगे, वहाँ पे उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। तो बैकग्राउंड क्या है? टेररिस्ट अटैक्स देखें तो 11 सितंबर 2001 को, जैसे मैंने आपको बताया कि जब 9/11 का हमला होता है यूएसए में, तो टेररिस्ट ने अमेरिका में अटैक किया जिसमें से 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अ मंथ आफ्टर 9/11 यूएस लॉन्च्ड एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसको ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम कहा गया। तो इस 9/11 के हमले के एक महीने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिवेंज लेने के लिए या ये कहने के लिए कि ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं, आतंकवादी देश हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे, तो उन सब से बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया और अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अगर हम देखें अफगानिस्तान की, तो आफ्टर द अटैक्स द नेटो कोएलिशन ट्रूप्स डिक्लेयर्ड वॉर ऑन अफगानिस्तान। तो अटैक्स जब हुए हैं ये, तो नेटो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेटो ग्रुप है, एक नेटो ग्रुप का मेंबर है, और नेटो ग्रुप के मेंबर की फ़िलॉसफी ये है कि अगर इन केस किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि नेटो ग्रुप के जितने भी देश हैं सभी कंट्रीज़ पर अटैक हुआ है। तो यानी कि सभी कंट्रीज़ को सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे की सहायता करनी होगी इस युद्ध में। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे युद्ध हुआ तो नेटो के जितने भी मेंबर्स थे, 28 मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स हैं, सभी देशों ने अपने सैनिक भेजे, अपनी सप्लाईज़ भेजी जिससे कि अटैक किया जा सके। तो यूएस डिसलॉज्ड द तालिबान रिजीम एंड एस्टैब्लिश्ड अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो यूएस ने अटैक किया और जो उस टाइम पे तालिबान की जो सरकार चल रही थी वहाँ पे अफगानिस्तान में, उसको ख़त्म किया, और वहाँ पर जो दूसरी सरकार थी, यानी कि जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सपोर्ट किया, वो वहाँ पे स्थापित कर दी गई। यूएस हैड रीच्ड द कंक्लूजन लॉन्ग अगो दैट द वॉर वाज अनविनेबल एंड अप्रोच्ड फॉर पीस टॉक्स। अब लेकिन यूएस ने कुछ समय पहले ये अंदाज़ा लगाया, अब 2018-19 के टाइम पे, 20 के टाइम पे, ये अंदाज़ा लगाया कि यह हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, इसको यूएसए जीत नहीं सकता। तो जब यूएसए इस लड़ाई को जीत नहीं सकता तो यूएसए ने ये सोचा कि अब हमें पीस टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, यानी कि हमें शांति वार्ता की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हम कुछ वार्ता करके शांति स्थापित कर लें और यहाँ से बाहर निकल जाएं। तो पीस टॉक्स की अगर बात करें तो मरी टॉक्स पहले आती है न्यूज़ में कि 2015 में यूएस हैड सेंट अ रिप्रेजेंटेटिव टू फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट दैट वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान इन मरी इन 2015। तो मुरी में या मरी में 2015 में पाकिस्तान में मीटिंग होती है पहली बार, जिसमें तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, अफगानिस्तान सरकार के भी आते हैं, और यूएस ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। यानी कि यूएसए ने पहली बार जब 2001-2002 में उनको हटाया, अफ़गानिस्तान से तालिबान सरकार को हटाया, तो तालिबान से पहली बार जो उन्होंने बात की वो 2015 में की। फिर दोहा में बात होती है, कतर की राजधानी दोहा है, तो कतर में बात होती है कि 2020 में बिफोर द दोहा टॉक्स स्टार्टेड, तालिबान ने मेंटेन किया दैट दे वुड होल्ड डायरेक्ट टॉक्स ओनली विद द यूएस। तो 2020 में दोहा टॉक्स जब शुरू हुई तो तालिबान ने ये कहा कि वो काबुल में बैठी सरकार से, यानी कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है, उनसे बात नहीं करेंगे। यानी उस टाइम पे हामिद अंसारी की सरकार हुआ करती थी, हामिद अंसारी नहीं, हामिद अंसारी तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जो वहाँ के अब्दुल गनी थे, मैं मिस्टेक करके, अब्दुल गनी थे, तो उनकी जो सरकार हुआ करती थी, तो उनकी जो सरकार थी कि मैं उनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वे, यानी तालिबान का ये कहना था, क्योंकि वे जो थे वो यूएस बैक थे, वो सीधे यूएस सरकार से बात करना चाहते थे, ये कहना था तालिबान का। इन द एग्रीमेंट द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉमिस्ड दैट इट वुड विड्रॉ ऑल अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बाय 1 मई 2021। तो 1 मई 2021 तक सारे सैनिक हटा लेंगे, ये वादा किया गया तालिबान से, और ये डेडलाइन को बाद में बढ़ाकर 11 सितंबर 2021 कर दिया गया, जबकि 15 अगस्त 2021 को ही जब सैनिक हटाए गए तो उस टाइम पे ही तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। तो यूएस का एग्जिट अगर देखें तो जुलाई 2021 तक यूएस ने क्लेम किया कि उसने 90% अपनी ट्रूप्स हटा ली हैं, और तालिबान ने ये क्लेम किया कि उसने 85% अफगान टेरिटरी पे वापस से कब्जा कर लिया है। तो जैसे जैसे यूएस की ट्रूप्स हटती चली गई, वैसे वैसे ताश के पत्तों की तरह पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जों में आता चला गया। तो तालिबान ने रिजीम पकड़ ली अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की। तो ये पहली बार था कि 20 साल पहले जो 9/11 अटैक्स के बाद उनको बाहर निकाला गया था तालिबान को, वो वापस से काबुल में हैं, और उन्होंने वापस से काबुल को टेक ओवर कर लिया।
इससे पहले वो काबुल पे जो उन्होंने कब्ज़ा किया था वो 1996 में किया था। तो 1996 से लेके 2001 तक, इन 5 साल तक पहले उन्होंने रूल किया। फिर 2001 में अटैक के बाद, 9/11 यूएसए के अटैक के बाद उनको 20 साल तक बाहर निकाल दिया गया और वापस 2021 में 15 अगस्त को वो वापस से काबुल में बैठते हैं। तो करंट सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो तालिबान टुक ओवर अ रेडीमेड कंट्री बट एडमिनिस्ट्रिंग अ नेशन ऑफ 32 मिलियन रिक्वायर्स कैपेसिटी एंड फाइनेंस। अब देखिए, तालिबान को एक बना बनाया देश तो मिला है, लेकिन दिक्कत क्या है कि 3.32 मिलियन का मतलब हुआ 3.2 करोड़, यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों वाला जो देश है, उस देश को आप कैसे चलाएंगे? उस देश को चलाने के लिए आपके पास पैसा भी चाहिए और आपको कैपेसिटी भी चाहिए, लेकिन यानी कि एडमिनिस्ट्रिंग कैपेसिटी क्या आपके पास है? क्या आपके अंदर वो प्रशासनिक गुणवत्ता है कि जो हम वहाँ पे चला देंगे? तालिबान आर शॉर्ट ऑन बोथ। अब तालिबान के पास इन दोनों की चीज़ों की कमी है, ना तो उनको चलाना आता देश और ना ही उनके पास पैसे हैं। Many wealthy people and those of the middle class with means and education, including civil servants, have fled the country, not wishing to be part of the Taliban regime। यानी जितने भी वहाँ पे अच्छे लोग थे, अमीर लोग थे, सिविल सर्वेंट्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास की फैमिली के लोग थे, ज़्यादातर सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अभी तक उस रिजीम को, तालिबान की सरकार को फॉर्मली नहीं माना है और अलग अलग तरह से बैन लगा रखे हैं तालिबान के लोगों के ऊपर और अलग अलग सैंक्शंस लगा रखे हैं तालिबान पे। देयर एक्सेस टू इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस इज़ लिमिटेड। और इंटरनेशनल बैंकिंग पे, अंतर्राष्ट्रीय जो बैंकिंग है और वित्त है, फाइनेंस है, उन सब पे उनके ऊपर अभी भी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत फ्रीली पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल मनी का जो ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो मई 2022 में तालिबान ने प्रेजेंट किया एक एनुअल बजट। तो पहली बार मई 2022 में, जो कि पूरा का पूरा डोमेस्टिक रेवेन्यू पे डिपेंड था, यानी कि जो उनके अफ़गानिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट उन्होंने एक बजट पेश किया। इट प्रोजेक्टेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ $2.6 बिलियन एंड अ रेवेन्यू ऑफ $2.1 बिलियन। उन्होंने कहा कि वो $2.6 बिलियन खर्च करेंगे और $2.1 बिलियन का रेवेन्यू जमा करेंगे। नो डिटेल्स वर गिवन। अब ये चीज़ नहीं दी गई, कोई डिटेल नहीं दी गई कि खर्चा कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और जो ये रेवेन्यू में डिफरेंस है 2.6 बिलियन से 2.1 बिलियन में, कि कमाएंगे 2.1 बिलियन, खर्च 2.6 बिलियन करेंगे, तो जो बचे 0.5 बिलियन है, ये पैसा कहाँ से आएगा, इस बारे में कोई नहीं बताया गया। मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान रेवेन्यू आर नाउ बीइंग रेज्ड थ्रू कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी से कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का जो पैसा है, अफगानिस्तान में जो रेवेन्यू है, जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो कस्टम ड्यूटी लगा के किया जा रहा है। वो पाकिस्तान को कोयला भी एक्सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान, जिससे कि वो पैसे कमा रहा है। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स हैज़ हेल्प्ड अफगानिस्तान कीप इट्स हेड्स अबव वाटर। तो यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स रहा है, यानी कि मानवीय जो प्रतिक्रिया रही है, उसकी वजह से भी अफगानिस्तान में जो है खाने की दिक्कतें नहीं हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अपना सिर्फ पानी के ऊपर उठा पाया है। वरना अफ़गानिस्तान के अंदर इतनी दिक्कतें हो सकती थी कि वो बिल्कुल एक, जिस तरह से यमन इस तरह से जिस स्थिति से जूझ रहा है, अफ़गानिस्तान भी वैसे ही हो सकता था। अंडर दी तालिबान बैंड हाई स्कूल एजुकेशन फॉर गर्ल्स। अब देखिए, तालिबान ने हाई स्कूल की जो पढ़ने वाली लड़कियां थी उनको मना कर दिया कि आप स्कूल नहीं जा सकती। और यूनाइटेड नेशंस वाज पेइंग टीचर सैलरी। यहाँ पे सैलरी जो है टीचर्स की वो यूनाइटेड नेशंस दे रहा है। यानी कि अफ़गानिस्तान पढ़ाई के, यानी कि तालिबान, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ तो तालिबान पढ़ाई के इतना खिलाफ है कि वो टीचर्स की सैलरी भी नहीं दे रहा, यूनाइटेड नेशन सैलरी दे रहा है। इंटरनेशनल कमेटी जो है रेड क्रॉस की, इज़ फाइनेंसिंग द इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन काबुल। तो इंटरनेशनल कमेटी है रेड क्रॉस की, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है काबुल का, उसमें जितना भी काम हो रहा है, जो भी वहाँ पे खर्चा हो रहा है मेडिकल फैसिलिटी का, वो रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटीज़, यूएन प्लेन्स हैव फ्लोन इन $1 बिलियन इन हार्ड कैश। तो देखिए, इंटरनेशनल बैंकिंग तो नहीं हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन के प्लेन गए हैं अफगानिस्तान में, जो $1 बिलियन लेके गए हैं कैश के रूप में, जो वहाँ पे लेके गए हैं, जिससे कि वहाँ की इकनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है अफगानिस्तान की, वो चल सके। इंक्लूडिंग टू फंड मनी ट्रांसफर्स टू द नीडी थ्रू पार्टनर एजेंसीज। तालिबान रिमेंस नर्वस अबाउट द दाइश और ISKP, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है, यानी कि जो इस्लामिक स्टेट है, ISIS है, तो उससे हमेशा दिक्कतें रही हैं तालिबान को, क्योंकि वो बार बार अटैक कर रहा है काबुल पे। अकॉर्डिंग टू UN, मिड अगस्त 2021 से मिड जून 2022 तक देखें तो 2100 लोग अभी तक या तो मर चुके हैं या घायल हो चुके हैं। 700 इनमें से मर चुके हैं, जो भी ISKP ने, यानी कि इस्लामिक स्टेट ने, जो वहाँ पे अटैक किए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। किलिंग ऑफ अलकायदा लीडर ऐमान अल ज़ोहारी इन अ काबुल नेबरहुड बाय द US हैज़ एडेड टू द तालिबान इनसिक्योरिटी। अगर हाल ही में देखें तो तालिबान
अगर हम देखें तो काबुल में अटैक किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूएसए के एक ड्रोन ने अटैक किया काबुल के बहुत ज़्यादा पोश इलाके में, राजधानी के बहुत ज़्यादा पोश इलाके में, और वहाँ पे अलकायदा का जो लीडर था उसको मारा गया। तो दिक्कत ये नहीं है कि उसको मारा गया, दिक्कत ये है कि अलकायदा जो कि अपना में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीडर काबुल की राजधानी यानी कि अफ़गानिस्तान की राजधानी के बहुत ज़्यादा पोश इलाके में रह रहा है। ये दिक्कत वाली बात थी। अफ़गान की जो पॉपुलेशन है और तालिबान के बारे में अगर देखें तो देयर हैज़ नॉट बीन मच चेंज इन द तालिबान एटीट्यूड, तालिबान के एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है। जिस तरह से उसने 1996 से 2001 तक रूल किया, लगभग वैसा ही रूल वो अब कर रहा है। बट 20 साल पहले आउटराइट ब्रुटैलिटीज़ हैव नॉट बीन रिपोर्टेड येट, यानी कि उस टाइम पे जो क्रूरता उस टाइम पे वो तालिबान दिखाता था, वैसी क्रूरता उसने नहीं दिखाई है इस टाइम पे। ड्रेस कोड हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन बट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड। ड्रेस कोड बताया गया है कि पुरुषों को क्या पहनना है, महिलाओं को क्या पहनना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन बता जरूर दिया गया है। एंटी पीपल एक्शन बाय द तालिबान टू बैन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। अब देखिए एंटी पीपल एक्शन कर रहा है, यानी कि लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहा है तालिबान, जैसे कि लड़कियां जो हैं 6ठी क्लास के बाद नहीं पढ़ेंगी, ये कह दिया गया है ना। और जो महिलाएं हैं वो कोई काम नहीं करेंगी, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं पढ़ाई के लिए, रोज़गार के लिए और रोटी के लिए, इन सब के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है महिलाओं के द्वारा, लेकिन उनको भी बहुत बुरी तरह से दबा दिया जा रहा है, गोलियाँ चलाई जा रही हैं वहाँ पे। इट वॉज डिस्पर्स बाय गार्ड्स हु फायर्ड इन द एयर, तो गोलियाँ चला कर वहाँ पे उन लोगों को भगाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने ये भी रिपोर्ट किया है कि 160 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं वहाँ पे, 178 आर्बिट्रेरी डिटेंशंस हैं, यानी कि उनको ज़बरदस्ती उनको आपने डिटेंट कर लिया है, यानी कि जेल में डाल दिया है। 23 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें इनकम्युनिकेटो डिटेंशंस हैं, और 56 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें टॉर्चर हुआ है या इल ट्रीटमेंट हुआ है फॉर्मर गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिसर्स का। तालिबान का ये कहना है यहाँ पे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहे हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स रहे हैं, उनका कहना ये है कि आपने क्योंकि यूएसए की सरकार का साथ दिया है तो इसलिए आप यहाँ पे कल्प्रिट हैं, चाहे उन्होंने कोई गलती ना की हो। वो सिर्फ सरकार में इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे जिसकी सरकार रहेगी वो उस टाइम पे उसका काम करेंगे। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, मान लेते हैं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जब भी जिसकी सरकार होगी, गवर्नमेंट ऑफिसर की इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, उसकी कोई गलती थोड़ी है। अगर कभी बीजेपी की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार है, तो जिसकी भी सरकार रहेगी वो उसके अंडर काम करेगा। लाइक वाइज वहाँ पर अगर पहले अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेटिक सरकार थी तो पहले वो उनके तहत काम कर रहे थे, अगर आप तालिबान के तहत काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन उनका कहना ये है क्योंकि आप इससे पहले वहाँ पे जॉब कर चुके हो, उनके अंडर काम कर चुके हो, तो आप हमारे ट्रस्टवर्दी नहीं हो। तो वो उनको क्या करते हैं, या तो उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार देते हैं या उनको बंदी बना के जेल में डाल देते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ फैक्शनलिज्म एंड द रिपोर्टेड डिसोनेंस बिटवीन द हक्कानी नेटवर्क, कंधार कोर ऑफ द तालिबान है फ्यूल्ड स्पेकुलेशन। बाकी उसमें और भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, हक्कानी नेटवर्क का जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भी जुड़ जाता है, तो कहीं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं वहाँ पे। तो इंडिया ने किस तरह से अप्रोच किया है अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, तो पहली बात तो इंडिया इस दुविधा में था, इस डिलेमा में था कि वो वहाँ पे बात करे या ना करे, क्योंकि तालिबान को इंडिया शुरू से पसंद नहीं कर रहा था। और तो जब शुरू से दिक्कतें थी तालिबान के साथ और फिर उसके बाद तालिबान जब 20 साल तक नहीं रहा, तो हमेशा भारत का ये स्टैंस रहा कि वो तालिबान को जानता ही नहीं है या तालिबान का कुछ इस्टेब्लिशमेंट मानता नहीं है, वो उससे बात नहीं करेगा। लेकिन अब मजबूरन वश जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है तो अब मजबूरी है भारत की कि उसको तालिबान से बात करनी पड़ेगी। तो करंटली इंडिया इज़ असेसिंग 3 ब्रॉड वेज ऑफ पोटेंशियल एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान। एक तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है भारत, है ना, यानी कि जो मानवीय सहायता है वो प्रदान कर रहा है। उसके बाद एक काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात कर रहा है कि हमें जो है आतंकवाद के खिलाफ काम करना है, उसके ऊपर बात चल रही है, और तालिबान के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। End goal of all these is to restore people-to-people links and prevent backsliding of the gains Delhi's developmental aid has made in Afghanistan in the past 2 decades। तो एंड गोल जो है भारत सरकार का बस वो इतना सा है कि जिससे जो लोगों का लिंक है, भारत और अफगानिस्तान के लोगों का लिंक है, वो बना रहे। और भारत ने इतने समय में, पिछले 20 सालों में जो पैसा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान को खड़ा करने में जो हेल्प की है अफगानिस्तान की, वो बेकार ना जाए। जिन प्रोजेक्ट पे इंडिया काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट सही से चलते रहें और वो प्रोजेक्ट पे काम पूरा हो जाए। इंडिया ने करीब 400 से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं 34 अफगान प्रोविंसेस में, और एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए हैं ट्रेड करने के लिए और बायलैटरल रिलेशंस के लिए। तो 2002 से 2021 तक अगर हम देखें तो भारत ने $4 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा खर्च किया है डेवलपमेंट असिस्टेंस में अफगानिस्तान में। हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि हाईवे बनाए गए हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल बनाए हैं, ये अभी हमने देखा इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया है काबुल में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है अफगानिस्तान की, रूरल स्कूल बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बनाई है, यानी कि जो बिजली प्रोवाइड करेगी पूरे अफगानिस्तान में। तो वो सब चीज़ें बिछाई गई हैं भारत सरकार के एड की वजह से।
दीज प्रोजेक्ट्स हैव क्रिएटेड अ वास्ट एंड डीप पूल ऑफ गुडविल फॉर इंडिया। तो इस इन सब की वजह से क्या है, भारत के लिए वहाँ के लोगों में गुडविल पैदा हुई है कि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया है, ऑफ द काइंड दैट नो अदर कंट्री कैन क्लेम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी दूसरे देश ने इतना काम नहीं किया है अफगानिस्तान में जितना भारत ने किया है। वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट वाज द शहतूत डैम। तो वहाँ पे शहतूत डैम बना रहा है भारत टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू 2 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ काबुल। तो काबुल में रहने वाले लोगों को पीने का पानी मिल सके, तो इसलिए वहाँ पे काबुल नदी पे शहतूत डैम बन रहा है अफगानिस्तान में। तो अभी ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, इस पे काम चल रहा है। तो क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान का भारत के लिए, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, आर्थिक रूप से और सामरिक हित देखें, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखें, तो अफगानिस्तान बेसिकली सेंट्रल एशिया में पहुंचने का गेटवे है। अगर हम ध्यान दें, अफगानिस्तान को कब्ज़ा करने का ख्याल सिर्फ यूएसए के दिमाग में नहीं आया, ब्रिटेन के दिमाग में भी था जब वो भारत पे उसका कब्ज़ा था। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसी चीज़ रहा है जो किसी के कब्ज़े में नहीं आया है। उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन एक ऐसी है, उसको सब चाहते हैं कि उसको अपना अंदर रखें, अपने अंडर रखें। चाहे वो सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे ब्रिटेन रहा हो, सभी ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करके ला पाया है। अभी रिसेंटली यूएसए ने भी कोशिश की 20 सालों तक, लेकिन वो भी उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करके रख पाया और अंततः उसको वहाँ से जाना ही पड़ा। तो अफ़गानिस्तान अपना में गेटवे है। तो अफ़गानिस्तान का मेन एडवांटेज ये है कि उसकी जोग्राफ़ी ऐसी है जिसकी वजह से वो किसी कब्जे में नहीं आता। एज एनी वन हु इज़ इन पावर इन अफगानिस्तान कंट्रोल द लैंड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी कुछ इस प्रकार से है कि अफ़गानिस्तान में जिसकी सरकार बनेगी, अफ़गानिस्तान में जो रूल कर रहा होगा, वो उन सभी रास्तों को कंट्रोल कर सकता है जिससे कि भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा जो है वो कनेक्ट कर सकता है किससे, सेंट्रल एशिया से। Located at the heart of the historic Silk Road, Afghanistan was along the crossroads of commerce between Asian countries connecting them to Europe। तो यानी कि हमेशा चौराहे की तरह काम किया है अफगानिस्तान ने, और जो पुरानी हिस्टोरिक जो सिल्क रोड थी उस पर बसा हुआ एक देश है जो एशियन कंट्रीज़ को यूरोप के कल्चर से, यूरोप के रिलीजन से, यूरोप के कमर्शियल से, कॉमर्स से, यूरोप का जो वाणिज्य है, वहाँ का जो ट्रेड है, उससे जोड़ता है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मैसिव रिकंस्ट्रक्शन प्लान चल रहा है कंट्री में, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ के पास कई सारे ऑफर आ रहे हैं कि वहाँ पे वो कई सारा काम कर सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो एक तो भारत ने जो काम किया है वहाँ पे, एक तो काम किया है अफ़गान की पार्लियामेंट पे, अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई है। जारांज देलाराम हाईवे बनाया है, जो कि जिसको गार्लैंड हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि ये एक गार्लैंड के रूप में है। यानी कि जैसे हम किसी को फूल की माला पहनाते हैं, तो जो माला पहनाते हैं, जो गार्लैंड होता है, उस रूप में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद फ्रेंडशिप डैम बना रहा है भारत अफगानिस्तान में, सलमा डैम कह रहे हैं इसको, अलॉन्ग विद इंडियाज असिस्टेंस ऑफ मोर देन $3 बिलियन इन प्रोजेक्ट्स। हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव सीमेंटेड इंडियाज पोजीशन इन अफगानिस्तान। सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं भारत के बहुत ज़्यादा। तो इंडिया हैज़ बिन द विक्टिम ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो भारत हमेशा से विक्टिम रहा है। भारत में जो देश समर्थित हैं आतंकवाद को, और वो देश जब भारत में अटैक करवाते हैं तो भारत इससे हमेशा पीड़ित रहा है। तो टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग इन द रीजन, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क है, तो इंडिया की 2 प्रायोरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में। तो पहला तो ये है कि पाकिस्तान को रोका जाए फ्रॉम सेटिंग अप अ फ्रेंडली गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। यानी कि इस तरह से होना चाहिए कि पाकिस्तान की फ्रेंडली गवर्नमेंट अफगानिस्तान में ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की धरती तो भारत पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल होती ही है। अगर अफगानिस्तान में भी ऐसी सरकार बन जाएगी तो अफगानिस्तान की धरती भी फिर इसलिए इस्तेमाल होगी। टू अवॉइड द रिटर्न ऑफ जिहादी ग्रुप्स जैसे कि अलकायदा विच कुड स्ट्राइक इन इंडिया। तो अलकायदा को भी रोकने की बात की जा रही है कि नहीं तो अलकायदा जो है वो भारत में अटैक कर सकता है। पहले भी अलकायदा ने काफ़ी अटैक्स भारत में किए हैं और आगे भी वो अटैक्स कर सकता है। नेक्स्ट आता है नागोर्नो काराबाख रीजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले न्यूज़ में सिर्फ यही 2 न्यूज़ हैं। एक तो अफगानिस्तान के ऊपर हमने देखा इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस को, उसके बाद हम देखते हैं नागोर्नो काराबाख। तो देखिए नागोर्नो काराबाख बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये 2 देशों के बीच में इसमें संघर्ष चल रहा है, अजरबैजान के बीच में और आर्मेनिया के बीच में। तो 2 देश इस रीजन के ऊपर लड़ रहे हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसको समझते हैं और मैप के थ्रू भी समझेंगे कि ये रीजन कहाँ पे है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है, GS2 की न्यूज़ है। तो कॉन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया के बीच में और अजरबैजान के बीच में ओवर नागोर्नो काराबाख हैज़ बिन एट द सेंटर ऑफ 3 मेजर वॉर्स एंड मल्टीपल क्लैशेस फॉर डेकेड्स। तो कई दशकों से इन 2 देशों के बीच में भी इसी चीज़ से तनातनी चल रही है। ये कुछ इस तरह से रीजन हुआ जिस तरह से भारत में कश्मीर है। हालांकि
कश्मीर का मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि दो देश एक रीजन के ऊपर लड़ रहे हों। तो उसी तरह से भारत में भी है कि भारत का कश्मीर है, लेकिन भारत और अर्मेनिया या भारत और पाकिस्तान दोनों इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कश्मीर के लिए, उसी प्रकार से नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए अर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं। रीसेंट फ्लेयर अप बिगेन ऑन अगस्त 3 आफ्टर अजरबैजान ने ये क्लेम किया है कि उसने काराबाख रीजन की जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लिया है इन अ रिटेलिएटरी कैंपेन आफ्टर एन अर्मेनियन अटैक किल्ड 1 अजरबैनी सोल्जर। तब क्या हुआ है कि अजरबैजान ने ये कहा है 3 अगस्त में कि अर्मेनिया ने अटैक किया और अजरबैजान का एक सोल्जर मारा गया, तो इस वजह से काउंटर अटैक में यानी कि रिटेलिएटरी में बदले में जो अटैक किया अजरबैजान ने, उसके वजह से उसने काराबाख क्षेत्र की जो टेरिटरी है उसको अपने अंडर में ले लिया है। तो उसकी वजह से वहाँ पे टेंशन्स पैदा हो गई हैं। तो ये अब देखिए, ये मैं आपके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्षेत्र है। ये अजरबैजान है, ये अर्मेनिया है, ऊपर जॉर्जिया है, यहाँ पे रशिया है और नीचे ईरान है। उसके बाद ये क्षेत्र है नाख्चिवान, ये अजरबैजान का क्षेत्र है। और ये वाला जो रीजन है, ये नागोर्नो काराबाख का रीजन है। तो ये समझने वाली बात है कि ये नागोर्नो काराबाख का रीजन है। नागोर्नो काराबाख का रीजन देखा जाए तो अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर आता है। अजरबैजान की टेरिटरी में तो आता है, लेकिन मैक्सिमम रहने वाले यहाँ पे जो लोग हैं वो अर्मेनियन डेसेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि लोग अर्मेनियन हैं, लेकिन वो जो क्षेत्र है वो अजरबैजान के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कुछ टेरिटरीज़ ऐसी हैं, अगर हम इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अजरबैजान कंट्रोल टेरिटरीज़ हैं। इन टेरिटरीज़ पे अजरबैजान ने कब्जा कर रखा है। ये पूरा क्षेत्र नागोर्नो काराबाख कहा जाता है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो अर्मेनियन कंट्रोल टेरिटरीज़ हैं सराउंडिंग नागोर्नो काराबाख। तो ये अर्मेनिया की कंट्रोल की हुई टेरिटरीज़ हैं जो बॉर्डर लगाती हैं किसके साथ, नागोर्नो काराबाख के साथ, जबकि ये जो एरिया है ये अजरबैजान का एरिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैसअप कर रखा है दोनों देशों ने। तो हुआ क्या है, अगर हम देखें तो नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स स्टेलमेटेड डिस्पाइट द सेवरल सीज फायर एग्रीमेंट। तो कई बार सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जिस तरह से भारत पाकिस्तान में बार बार सीज फायर एग्रीमेंट होता है, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में भी हुआ है। सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब ये है कि वहाँ पर जो फायर होगा उसको आप सीज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, यानी गोलियाँ नहीं चलाई जाएंगी, दोनों तरफ से अटैक नहीं होंगे, गोलियाँ नहीं चलाई जाएंगी। तो ये बात की जा रही है। बोथ बाकू एंड येरेवान, अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तो दोनों ने ये क्लेम किया है एब्सोल्यूट हिस्टोरिक ऑनरशिप ऑफ द रीजन। तो दोनों का क्लेम ये है कि हिस्टोरिक रूप में देखें, इतिहास के रूप से देखें तो इन्हीं का इसके ऊपर अधिकार है, विच इज़ लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान बट इज़ पॉपुलेटेड लार्जली बाय एथनिक अर्मेनियंस। यानी कि बाउंड्री तो अजरबैजान के अंडर आ रही है इस रीजन की, लेकिन रह कौन रहे हैं, अर्मेनियंस रह रहे हैं। फॉलोइंग अजरबैजान अनाउंसमेंट ऑफ कैप्चरिंग काराबाख, द मिलिट्री इन नागोर्नो काराबाख डिस्प्यूटेड द क्लेम एंड एक्यूज्ड अजरबैजान ऑफ किलिंग 2 सोल्जर्स। वही कि सोल्जर्स मार दिए हैं तो उसकी वजह से हम दिक्कत कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ चल रही है वहाँ पे। अर्मेनिया ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी टू हेल्प स्टॉप अजरबैजान एग्रेसिव एक्शन। तो अर्मेनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये गुहार लगा रहा है कि अजरबैजान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, उसको कहा जाए कि भाई आप ये जो एग्रेसिव एक्शन ले रहे हो, जो यानी कि जो एक आप इस तरह से एक आक्रामक जो आप कार्रवाई कर रहे हो, तो उसको रोका जाना चाहिए। क्लेमिंग दैट इट कंटिन्यूज इट्स पॉलिसी ऑफ टेरर अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ नागोर्नो काराबाख। तो ये कहा जा रहा है अर्मेनिया के द्वारा कि अजरबैजान जो है अपनी जो टेरर की पॉलिसी है, यानी कि जो वहाँ पे आतंक की जो नीति है उसको लगातार यूज़ कर रहा है, तो उसको रोका जाना चाहिए। रशिया हैज़ ऑल्सो एक्यूज अजरबैजान। रशिया ने भी अजरबैजान को ही दोषी कहा है कि जब सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था 2020 का, तो उसको क्यों तोड़ा। तो 2020 का एग्रीमेंट क्या कहता है, तो 9 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था 2020 में, जिसको अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान ने साइन किया था, और अजरबैजान के प्रेसिडेंट थे इल्हाम अलीव और रशिया के प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन। तो इन तीन के बीच में ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें रशिया एक तरह से बीच में मध्यस्थता कर रहा है अर्मेनिया के बीच में और अजरबैजान के बीच में। एग्रीमेंट ने ये कहा कि एक इमीडिएट सीज फायर हो जाना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से गोलियां चलनी बंद हो जानी चाहिए। एक टाइमलाइन होना चाहिए जिससे कि अजरबैजान ने जो रीजन पे ऑक्यूपाई कर रखा है वो वहाँ से पीछे हटे, वहाँ से उसको छोड़े। इंट्रोडक्शन ऑफ रशियन पीस कीपर्स, और रशिया के जो पीस कीपर्स हैं, यानी कि जिस तरह से भारत ने एक बार अपने पीस कीपर श्रीलंका में भेजे थे, या भारत अपने पीस कीपर्स यूनाइटेड नेशंस के तहत भेजता है, उसी प्रकार से रशिया के पीस कीपर ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पर डिप्लॉय होंगी। एंड द नीड फॉर न्यू ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। हाउएवर दिस फेल्ड टू इनिशिएट अ पीस एग्रीमेंट बिकॉज it altered the power balance between the two countries and lacked clarity on several issues resulting in the subsequent ceasefire violations। अब लेकिन इसके बीच में क्या रही है कि पीस एग्रीमेंट ये फेल इसलिए हुआ है क्योंकि पावर बैलेंस चेंज होता रहा है दोनों देशों के बीच में, और क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा देश किस तरह से कदम उठाएगा, तो इस वजह से दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं।
तो बात ये आती है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट काम क्यों नहीं कर रहा। तो पहला इश्यू तो ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर डिलीनिएट ही नहीं है, यानी यही नहीं पता कि इंटरनेशनल बॉर्डर है क्यों, क्योंकि यह है कहाँ पे। क्योंकि ये दिक्कत कहाँ से है, ये दिक्कत है 1990s के यूएसएसआर से, क्योंकि ये दोनों देश यूएसएसआर के टूटने के बाद बने हैं। और जब दोनों देश यूएसएसआर के टूटने के बाद बने हैं तो अब ये पता ही नहीं है कि किसकी क्या बाउंड्री है। तो 2020 का एग्रीमेंट ये था कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टेरिटरी वाज हैंडेड ओवर फ्रॉम अर्मेनियन काराबाख टू अजरबैजान। तो कुछ टेरिटरी ऐसी है जो अर्मेनिया से अजरबैजान को दे दी जाएगी, जिससे कि सॉफ्ट बॉर्डर बन सके अर्मेनिया के बीच में और नागोर्नो काराबाख के बीच में, जो कि एक हार्ड इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि पहले ही सॉफ्ट बॉर्डर हुआ करता था, लेकिन जब से अर्मेनिया का जो टेरिटरी है काराबाख की अजरबैजान को दे दी गई तो ये एक हार्ड इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया, यानी कि यहाँ से चीज़ें पास होनी बंद हो गई। अर्मेनियन अजरबैजान हैव नेवर एग्रीड अपॉन अ बाउंड्री बिटवीन देम इन द पास्ट। दिक्कत यह है कि अर्मेनिया और अजरबैजान कभी इस बात पे बैठ के सहमत ही नहीं हुए कि उनके बीच की बाउंड्री क्या है। डिड नॉट मेक इट क्लियर ऑन हाउ एग्जैक्टली द बॉर्डर शुड बी ड्रॉन आउट। द डिस्प्यूट ओवर ट्रांसपोर्ट रूट्स। अब डिस्प्यूट, दूसरा डिस्प्यूट है ट्रांसपोर्ट रूट्स के ऊपर कि कहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, कहाँ से चीज़ें पास होंगी। तो डिस्प्यूट ट्रांसपोर्ट रूट्स के ऊपर भी है। द ओवरलैंड रूट दैट गोज फ्रॉम स्टेपानकेर्ट, ये जो है एक सिटी है नागोर्नो काराबाख रीजन में, टू अर्मेनिया हैज़ बिकम एन इशू बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो एक जो रूट है जो इस शहर के अंदर से जाता है, तो अब ये इशू बन गया है, अर्मेनिया जाने वाला ये रूट है, तो अब ये दोनों देशों के बीच में ये रूट इशू है। 2020 का एग्रीमेंट ये भी कहता है कि पार्टी शुड बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव रोड विद इन 3 ईयर्स। तो ये भी एग्रीमेंट ने कहा था कि जो पार्टीज़ हैं, यानी कि जो अर्मेनिया है, अजरबैजान है, रशिया है, ये मिलके क्या करेंगे कि एक रोड बनाएंगे जब आफ्टर विच द रशियन पीस कीपर्स डिप्लॉयड अलॉन्ग द करंट रूट विच रीलोकेट टू द न्यू वन। उसमें क्या होगा कि रशिया के पीस कीपर्स आ जाएंगे और वहाँ पे वो रीलोकेशन के लिए हेल्प करेंगे। प्रेजेंटली देर इज़ ओनली वन रोड विच इज़ द लचिन कॉरिडोर। तो एक लचिन कॉरिडोर है यहाँ पे विच रन्स पास्ट द आउटपोस्ट थ्रू अजरबैजान्स माउंटेनियस लचिन रीजन टू शूशा, जो कि अजरबैजानी फोर्सेज हैं जिन्होंने 2020 में इसको वापस ले लिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड वुड अलाउ अजरबैजान टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ लाचिन सिटी एंड द सराउंडिंग एरियाज। तो लड़ाई करने के बाद, यानी कि जो रोड से जब कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो अजरबैजान ने वापस से जो लचिन सिटी है उसके ऊपर उसने कब्जा वापस से कर लिया है। हाउएवर अजरबैजान हैज़ एक्यूज्ड अर्मेनिया। अजरबैजान ने अर्मेनिया पे आरोप लगाया है कि वो अपने ऑपरेशंस नहीं कर रहा है, यानी कि जो उसको सड़क बनानी है, अपने हिस्से की जो सड़क उसको बनानी है वो नहीं बना रहा है। तो एक दूसरे पे जो छीटाकशी है, एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है, ये दोनों देश कर रहे हैं। तीसरा डिफरेंस आता है नागोर्नो काराबाख के स्टेटस के ऊपर। एथनिकली अर्मेनियन एनक्लेव है। देखिए, बेसिकली वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अर्मेनियन लोग रह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र है वो है अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर। इसको रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस क्षेत्र को रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख कहा जाता है। तो ये जो है आर्टक का गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख कहा जाता है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को। हैज़ एक्सप्रेस्ड frustration over Armenia's willingness to make concessions to Azerbaijan as part of a larger prospective peace settlement. While Armenia supports the aspirations for independence of Nagorno-Karabakh, अर्मेनिया ने सपोर्ट किया है कि नागोर्नो काराबाख को आज़ादी मिलनी चाहिए। अजरबैजान ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बना के रखेगा और ये क्षेत्र अजरबैजान का है और अजरबैजान इसे कभी भी आज़ाद होने नहीं देगा। तो 2020 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट 1 क्लेम्स दैट द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट मस्ट स्टॉप इन देयर करंट पोजीशंस। तो 2020 के एग्रीमेंट का पॉइंट ये भी है। बात ये है कि 2020 के एग्रीमेंट में कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये दोनों देश माने, तो ये दोनों देश उन पॉइंट्स को मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है कि अपनी अपनी जो उनकी करंट पोजीशंस हैं, जहाँ पे ये प्रेजेंट स्थिति में हैं, स्टेटस को मेंटेन करके रखें, जहाँ पे ये हैं वहीं पे रहें, लेकिन वो वैसा नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। While point 4 states that the Russian peacekeeping forces would be deployed, the two sides interpret these points differently with Armenia। अब देखिए, अब दोनों पॉइंट्स, दोनों जो देश हैं वो अपने अपनी तरह से इन पॉइंट्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अर्मेनिया का कहना ये है कि फर्स्ट पॉइंट अलाउज देम टू कीप देयर फोर्सेज इन काराबाख। तो उन्होंने कहा है कि स्टॉप इन देयर करंट पोजीशन ना। तो करंट पोजीशन का क्या मतलब है? तो करंट पोजीशन का मतलब जो अर्मेनिया निकाल रहा है वो ये कह रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी फोर्सेज को काराबाख के रीजन में रख सकता हूँ। एंड दे हैव कंप्लाइड विद द फोर्थ पॉइंट बाय विड्रॉइंग आर्म फोर्सेज फ्रॉम द 7 अजरबानी डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने क्या करा कि जो 7 अजरबैजान की जो डिस्ट्रिक्ट है काराबाख के अराउंड, उनको निकाल दिया, अपनी फोर्सेज को वहाँ से निकाल दिया और काराबाख में रख दिया। अजरबैजान का ये कहना है कि अर्मेनियन फोर्सेज शुड हैव विड्रॉन फ्रॉम काराबाख। की अजरबैजान का कहना ये है कि पूरे काराबाख क्षेत्र से अर्मेनिया की फोर्सेज को हट जाना चाहिए।
एज सून एज द रशियंस वर डिप्लॉयड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही रशियन पीस कीपिंग फोर्स आती है तभी अर्मीनिया के जितनी भी फोर्स है उन सबको हट जाना चाहिए। आर्ग्यूइंग दैट द फोर्स इज इलीगल, उनका कहना यह है कि अर्मेनिया की जो फोर्स है वो वहाँ पे इलीगल के रूप में है, इलीगली है, एंड हैज़ अर्ज्ड द रशियन पीस कीपर्स टू डिसआर्म इट। चौथा है डिस्प्यूट ओवर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स का एक्सचेंज है उसके ऊपर भी डिस्प्यूट है। अकॉर्डिंग टू द 8th पॉइंट द टू साइड्स वर टू एक्सचेंज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं यानी कि जो युद्ध में बनाए गए कैदी हैं, युद्ध क्षेत्र में बनाए गए कैदी हैं, तो उनका भी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है इन दो देशों के बीच में, जो नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को होस्टेज बना के रखा है, बंदी बना के रखा है, और दूसरों को डिटेन करके रखा है, या कुछ डेड बॉडीज़ हैं, तो इनका आदान प्रदान किस तरह से किया जाएगा, तो ये इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में। While there has been a series of prisoner exchanges in the last 2 years, Azerbaijan side still has many captives, while Armenia has just a few. तो अजरबैजान ने अर्मेनिया के बहुत सारे लोगों को कैदी बना के रख रखा है, जबकि अर्मेनिया के पास बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने उनको कैप्टिव बना रखा है। तो रशिया का क्या रोल रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ रशियन पीस कीपिंग फोर्स इन द रीजन हैज़ ऑल्सो बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक इशू बन चुका है वहाँ पे। तो पॉइंट 3 और 4 के हिसाब से रशियन पीस कीपिंग फोर्स आर टू बी डिप्लॉयड फॉर 5 years, यानी कि 5 साल तक ही रशियन पीस कीपिंग फोर्स रहेंगी, मेकिंग इट द फर्स्ट टाइम रशियन ट्रूप्स वर डिप्लॉयड ऑन द ग्राउंड इन ऑलमोस्ट 30 years, यानी 30 सालों बाद ऐसा होगा कि रशियन ट्रूप्स जो हैं किसी दूसरे देश में जाकर डिप्लॉय होती हैं। तो ये 3 और 4 पॉइंट के हिसाब से है 2020 के एग्रीमेंट के। हाउएवर देयर मैंडेट इज़ येट टू बी डिफाइंड, क्वेश्चनिंग देयर प्रेजेंस इन द रीजन, यानी कि उनका मैंडेट अभी भी डिफाइन नहीं किया गया कि वो है क्यों, वो उनका रोल क्या है वहाँ पे, ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई। तो उनके प्रेजेंस, जो उनके रीजन में जो उनका प्रेजेंस है, उसको भी अभी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि वो क्यों है वहाँ पे। एडिशनली द फ्रस्ट्रेशन ओवर द पीस कीपिंग फोर्सेज इज इंटेंसिफाइड ड्यू टू देयर इनएक्शन इन स्टॉपिंग सीज फायर वायलेशंस। और अब ये भी दिक्कत आ रही है कि पीस कीपिंग फोर्स करेगी क्या वहाँ पे आके, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान तो रुक ही नहीं रहे हैं, वो सीज फायर वायलेशंस कर रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं, तो पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे क्या कर लेगी। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ कंप्लीट होती है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट हमने 2 टॉपिक सीखे, एक तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के ऊपर था कि इसमें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में क्या क्या चल रहा है तालिबान के आने के बाद, और नागोर्नो काराबाख का क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल बन सकता है यूपीएससी में भी, यूपीएससी मेंस में पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।